का सबसे खूंखार आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी पहली बार दुनिया के सामने आया है। इस्लामिक स्टेट की ओर से जारी वीडियो में बगदादी खुद को दुनिया के मुसलमानों का नेता बता रहा है और उसने समर्थन और मदद की अपील की है। इराक में कत्लेआम मचाने वाले आतंकी संगठन ISIS के मुखिया और दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी अबू बकर अल बगदादी उर्फ बगदादी अब दुनिया के सामने आ चुका है। बगदादी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो दुनिया भर के मुसलमानों से मदद और समर्थन की अपील कर रहा है। इस वीडियो को अल दौलतुल इस्लामिया ने सोशल साइट्स पर अपलोड किया है, जिसमें बगदादी को काला लिबास, काली सफेद दाढ़ी और काला साफा पहने इराक के मौसुल की एक मस्जिद में देखा गया, जहां वो नमाज पढ़ने गया था। नमाज के बाद बगदादी ने मस्जिद में मौजूद लोगों के बीच तकरीर की। धर्म संदेश के नाम पर बगदादी ने अपने भाषण में खुद को मुसलमानों का नेता होने का ऐलान किया। आपको बता दें कि अभी तक बगदादी की सिर्फ 2 तस्वीरें ही दुनिया के सामने आ पाई थी। अमूमन खुद की पहचान को छुपाने वाले बगदादी के दुनिया के सामने आने को उसकी नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारों की माने तो बगदादी खुद के लिए दुनिया के मुस्लिम देशों और वहाँ के नागरिकों से अपने लिए समर्थन की उम्मीद कर रहा है। अब देखना होगा कि बगदादी की अगली रणनीति क्या होगी। जेडीयू के मुखिया शरद यादव ने तो मंदिर मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने की वकालत की है और इसके लिए उन्होंने जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया है वो भी बेहद आपत्तिजनक है। मुरादाबाद में मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि जेडीयू के मुखिया शरद यादव के ताजा बयान से फिर बवाल खड़ा हो गया है। अपने बयान में शरद यादव ने मंदिर और मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने की मांग कर डाली है। माइक पे चले आए, अब माइक क्या चीज है भाई? यहाँ न कोई भगवान या अल्लाह बहरा हो गया क्या? लाउडस्पीकर को देश की सांप्रदायिक एकता के लिए बड़ा खतरा बताते हुए शरद यादव ने इन्हें झगड़े की वजह बता डाला। उस पर तुर्रा ये जोड़ा कि अगर सुकून की नींद चाहिए तो मंदिर और मस्जिद कहीं दिखाई न दे लाउडस्पीकर। मैं मानता हूँ कि ये माइक जो बांधे हुए मंदिर और मस्जिदों पर किसी तरह से कानून ला करके ये सब हटाना चाहिए। ये पूरे मोहल्ले को सोने नहीं देते। 2 दिन पहले यूपी के मुरादाबाद में जो कुछ हुआ उसका गवाह पूरा देश बना। लाउडस्पीकर कैसे राजनीति का भोंपू बन जाता है, इन तस्वीरों ने ये कड़वा सच बयां भी किया। ऐसे में शरद यादव जैसे नेताओं को ये सोचने की जरूरत है कि जनता उन्हें पॉलिटिशियन ही मानती है, कबीर नहीं। बिहार और आंध्र प्रदेश में मिड डे मील का सच सामने आया है। बिहार के सीतामढ़ी में मिड डे मील में मरा हुआ सांप मिला और जहरीला खाना खाने से 54 बच्चे बीमार हो गए। तो आंध्र के चित्तू में मिड डे मील खाने से 100 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में मिड डे मील का खाना खाकर करीब 100 बच्चे बीमार हो गए। आनन फानन में उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। वहीं सीतामढ़ी के एक सरकारी स्कूल के खाने में मरा हुआ सांप मिला। चौंकाने वाली बात यह है कि मरे सांप वाले खाने को बच्चों को दे दिया गया। बच्चों ने जब इस जहरीले खाने को खाया तो बच्चों की तबीयत बेहद खराब हो गई। हमको जो जानकारी मिली और बच्चे लोग भी जो बता रहे हैं कि सांप मरा हुआ खिचड़ी में था और वही बच्चों को खाना खिलाया गया, जिससे लोगों की तबीयत बच्चों की खराब हो गई। बीमार बच्चों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के बाद बच्चों की हालत अब बेहतर है। लोग आए हैं, एक पहले ग्रुप में 23 आदमी आए थे, दूसरे में 32 आदमी आए हैं, तो बच्चा सब कुशल है। वही स्कूल प्रबंधन खाने में सांप की बात से इनकार कर रहा है और इस घटना पर लीपापोती करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों से अक्सर मिड डे मील के जहरीले खाने की खबरें आती रहती है। सरकार और प्रशासन हर घटना के बाद सुधार का दावा करता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो पाता। सवाल है कि कब तक देश के नौनिहालों की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा। लालू यादव ने फिर इशारा किया है कि आरजेडी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। लालू ने कहा कि अगर आरजेडी और जेडीयू को मिले वोटों को मिला लिया जाए तो बिहार में मोदी की लहर खत्म हो जाएगी। बिहार में लालू और नीतीश कुमार फिर मिला सकते हैं हाथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने एक बार फिर बिहार में जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। लालू यादव ने कहा कि मंडल सामाजिक न्याय से जुड़ी सभी पार्टियों को साथ आना चाहिए। लालू ने कहा कि संसदीय चुनाव में आरजेडी और जेडीयू को मिलकर 45% वोट मिला था, जो बीजेपी को हराने के लिए काफी है। आरजेडी अध्यक्ष ने कहा कि हम साथ बैठेंगे और गठबंधन पर चर्चा करेंगे। अपना जो वोट मिला वो
और नीतीश कुमार जो हम लोग का वोट काटे सो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 45% वोट होता है, जहां नरेंद्र मोदी का बिहार में कहीं आता पता नहीं है। लालू बिहार के वैशाली जिले में राष्ट्रीय जनता दल के 18वें स्थापना दिवस के मौके पर आरजेडी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने जेडीयू से हाथ मिलाने का संकेत देते हुए कहा, आरजेडी कमजोर पार्टी नहीं है और जेडीयू के साथ गठबंधन होने पर बिहार में वो मोदी को हरा देंगे। इससे पहले लालू हाल ही में हुए बिहार राज्यसभा के उपचुनाव में भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को समर्थन दे चुके हैं। भारत के खिलाफ चीन की फितरत फिर सामने आई। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के साथ चीनी सैनिकों ने की बदसलूकी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों को चीनी अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की सनक भरी ज्यादती का शिकार होना पड़ा। ये तीर्थयात्री जब यात्रा कर वापस लौटे तो इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है कि यात्रा के दौरान चीन ने इनके साथ बदसलूकी की हद कर दी। करीबन हम लोग बर्फ पर है और उसके बाद जब हम लोग कुछ दूरी पे आधे किलोमीटर पे बस के पास गए तो बस में सबको बैठा दिया गया, सबको, सभी यात्रियों को। 2 बस थी और दोनों बस को बंद कर दिया गया और ये दोनों अधिकारी करीबन 1 से 1.5 घंटे तक आराम से बाहर बैठ करके भोजन करने लगे। और सब लोग, हम लोग 4 बजे से चले हुए करीबन 11-12 बजे तक हम लोग देख रहे हैं तमाशा। सभी यात्री कह रहे हैं कि कमाल की शिष्टाचार है, एक गिलास कोई जल नहीं पिला रहा है। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर का यात्रा का एक बड़ा हिस्सा चीन में पूरा होता है और इसके लिए भारत सरकार चीन को बकायदा एक मोटी रकम देती है। लेकिन इस बार हमारे तीर्थयात्रियों के साथ चीनी अधिकारियों ने जैसा सलूक किया वो हमारे प्रति चीन के तंग नजरिए को काफी हद तक साफ कर देता है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो हमें चीन में हुई। हमारे खाने का कोई पता नहीं था। जो कुक हमने हायर किए थे वही यात्रियों को पोर्टर बने हुए थे। लाइजन ऑफिसर कुछ देख नहीं रहे थे। जो हो रहा है वो राम भरोसे हो रहा था। इन तीर्थयात्रियों को चीन के अपमानजनक रवैये का पहला एहसास तभी हो गया था जब वो तकलाकोट पहुँचे। तकलाकोट चीन शासित तिब्बत में पहला पड़ाव है। मुश्किल भरे रास्तों में सफर के बाद जब इन यात्रियों का जत्था तो इन्हें रिसीव करने वाला कोई चीनी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। कई दिनों की यात्रा कर तकलाकोट पहुंचे भारतीय तीर्थयात्री भूखे प्यासे चीनी अधिकारियों का इंतजार करते रहे, लेकिन चीनियों ने उनकी तकलीफों की जरा भी परवाह नहीं की। यात्रा के दौरान 9 दिनों तक भोले के भक्त चीनी सुरक्षा कर्मियों के संरक्षण में रहे और इन 9 दिनों में चीनी बार बार बदसलूकी की हदें तोड़ते रहे। अब ये तीर्थयात्री प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और उन्हें अपनी आपबीती सुनाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी राज में चीन की दादागिरी पर नकेल लगेगी? मोदी सरकार में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने दिया है अजीबोगरीब बयान। बजट पर पूछे गए सवाल पर मेनका ने कहा कि पहले उन्हें वित्त मंत्री बनाएं, तभी वो जवाब देंगी। क्या बजट पर जवाब देने के लिए वित्त मंत्री होना जरूरी है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार में महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बजट पर पूछे गए सवाल पर कुछ ऐसा ही जवाब दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मेनका ने कहा है कि पहले उन्हें वित्त मंत्री बनाओ, तभी वो बजट पर पूछे गए सवालों का जवाब देंगी। दरअसल लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मेनका गांधी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंची थी और वहां जब मीडिया वालों ने उनसे महंगाई पर सवाल पूछा तब पहले तो वो सवाल का जवाब देने से मना करने लगी, फिर उन्होंने खुद को वित्त मंत्री बनाने की बात कह डाली। अब ये मुझसे पूछो ही मत, जब मुझे वित्त मंत्री बनाओगे ना तब मैं बताऊंगी। सुना आपने, अब मेनका गांधी ने तो अपनी हसरत जाहिर कर दी है, लेकिन उनकी इस इच्छा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक गौर करेंगे, इसका इंतजार रहेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का कारनामा फिर देखने को मिला। मेरठ पुलिस ने 9 साल के 2 बच्चों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया है। मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के पुलिस वालों ने 9 और 10 साल के 2 बच्चों पर रेप की कोशिश में एफआईआर दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि इलाके के धनपुरा गांव में 2 महिलाओं में खड़ंजे के निर्माण को लेकर विवाद हुआ तो दूसरी महिला ने इस महिला के बेटे और भतीजे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। महिला की ओर से दलील ये दी गई कि 5वीं क्लास में पढ़ने वाले दोनों बच्चों ने उनकी लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की और यूपी पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए, ये जानते हुए भी कि बच्चे 5वीं कक्षा के छात्र हैं, रेप की एफआईआर दर्ज कर ली।
और अब यूपी पुलिस के इस कारनामे से परेशान है पीड़ित परिवार। मेरे कपड़े फाड़े और मेरी उंगली में रीता ने काटा और सारे बालक भी और वे भी बालकों ने मेरे पर डंडा बजाया और प्रेम ने कपड़े फाड़े, मेरा सूट फाड़ रखा और रीता ने बजाया, मैं नीचे गिर रखी और आप ही खुद जा गए, फिर रपट पे चली गई। किसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया? तुम्हारे बच्चे के खिलाफ? किसके खिलाफ? हमारे बच्चे के खिलाफ लिखवाया उनने। तेरा तो घर बर्बाद कर दूंगी और तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी, यहाँ रहना दूंगी, तेरे लोंडे फांसी पे चढ़ा दूंगी। परीक्षितगढ़ थाने की पुलिस का ये कारनामा तब सामने आया जब बच्चों पर रेप की शिकायत का मामला मेरठ के डीआईजी के संज्ञान में आया और अब डीआईजी साहब भी यूपी पुलिस की ओर से मामले में लापरवाही बरतने का सच मान रहे हैं और आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। उसमें एक पक्ष का जो महिला है उन्होंने थाने पर तहरीर देके एफआईआर दर्ज कराया था। उस एफआईआर में उचित कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। उसमें एक पक्ष का जो महिला है उन्होंने थाने पर तहरीर देके एफआईआर दर्ज कराया था। उस एफआईआर में 2 बच्चों का नामजद किया है और ये बलात्कार के जो मुकदमा में 2 बच्चों को नामजद करना, फिर ये जब बच्चे मेरे सामने आए थे फिर मैंने इंस्पेक्टर को, सीओ को, दोनों को बताया था आप इसको गहराई से जांच करें। लेकिन सवाल ये है कि मेरठ पुलिस को आखिर किसने हक दिया कि 9 साल के बच्चों के खिलाफ रेप जैसे घिनौने अपराध में एफआईआर दर्ज कर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के पिलाना गांव में इन दिनों एक नागिन के खौफ से सब सहमे हुए हैं। नागिन अब तक 15 लोगों को डस चुकी है, जिसमें से 2 की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के पिलाना गांव में एक नागिन का खौफ बना हुआ है, जिसके चलते इलाके के लोग बेहद डरे हुए हैं। गांव वालों के मुताबिक ये नागिन अब तक गांव के 15 लोगों को डस चुकी है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। गांव में नागिन को लेकर तरह तरह की कहानियां बन रही है। कुछ लोग इसे दैवीय प्रकोप भी मान रहे हैं, तो कुछ लोग गांव को नागिन के प्रकोप से बचाने के लिए एक साधु को ले आए हैं, जो इसे देवता का प्रकोप बताकर लोगों में अंधविश्वास फैला रहे हैं और नागिन से मुक्ति का उपाय करने के लिए पूजा अर्चना की बात कर अपनी दुकान भी चला रहे हैं। तकरीबन 1 हफ्ता पहले से यहाँ नागिन का एक प्रकोप चल रहा है। वो देवता महाराज जिन्होंने कोई गांव वालों ने गलत कार्य करा होगा, उसके लिए तो उस देवता महाराज भी रूठ गए हैं, तो नागिन का प्रकोप बहुत कड़ा चल रहा है। करीबन 15 लोगों को 1 हफ्ते के अंदर डस लिया है। अब उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करिए, हमारा यही निवेदन है। अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन नागिन की दहशत लोगों में इस कदर सवार है कि लोगों ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया है और वो झुंड में बैठकर एक दूसरे की सुरक्षा कर रहे हैं। लौह पुरुष कहे जाने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी मोदी युग के आते ही अपनी ही पार्टी में हाशिए पर चले गए हैं। शुक्रवार को पार्टी की सर्वदलीय बैठक में अकेले नजर आए। चौंकाने वाली बात यह है कि उनके स्वागत के लिए किसी बीजेपी नेता ने गेट तक पर आने की जहमत नहीं उठाई। शुक्रवार को बीजेपी की सर्वदलीय बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी अलग थलग नजर आए। बैठक में शरीक होने आए आडवाणी के स्वागत के लिए ना तो बीजेपी का कोई बड़ा नेता नजर आया और ना ही आडवाणी के साथ कोई बीजेपी नेता खड़ा रहा। तो वहीं पीएम मोदी जब अपने लाल लश्कर के साथ बैठक में पहुंचे तो उनके इर्द गिर्द मंत्रियों और नेताओं की भीड़ जुटी रही। यह तस्वीरें साफ करती है कि कैसे आडवाणी हाशिए पर है और बीजेपी के भीतर मोदी युग का आगाज हो चुका है। साथ ही ये तस्वीरें बीजेपी के उन दावों का सच भी सामने लाती है जिनके मुताबिक बीजेपी में वरिष्ठों को सम्मान देने की बात बार बार कही जाती है। इसके पहले आडवाणी से संसद में उनका कमरा वापस ले लिया गया था, हालांकि बाद में आडवाणी को वो कमरा फिर से मिल गया था। ठीक इसी तरह शपथ ग्रहण के दिन आडवाणी मोदी के साथ बैठे थे तो अगले दिन आडवाणी की जगह बदली नजर आई। कुल मिलाकर आडवाणी का मसला सियासत का वो दस्तूर है जिसमें डूबते सूरज को कोई नमस्कार करना नहीं चाहता। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया और वहां जमकर आतिशबाजी भी हुई। शानदार आतिशबाजी का यह नजारा अमृतसर के मशहूर गोल्डन टेम्पल का है, जहां सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर गोल्डन टेम्पल को दुल्हन की तरह सजाया गया। मंदिर परिसर में भव्य लाइटिंग की गई और रात में इस चमचमाई रोशनी में स्वर्ण मंदिर बेहद खूबसूरत दिख रहा था। गुरु हरगोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर अमृतसर में सिख समुदाय के लोग सुबह से ही रंग बिरंगे पोशाक पहनकर गुरुद्वारा पहुंचना शुरू हो गए और सभी ने मत्था टेका और प्रार्थना की।
गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के छठे गुरु थे। वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन सिंह के पुत्र थे। गुरु हरगोविंद सिंह ने ही सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया था। हर साल 5 जून को गुरु हरगोविंद सिंह की जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई जाती है।